नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम देख रहे थे सामान्य ज्ञान अंकित भाटी सर की जो बुक थी उसके बारे में देख रहे थे। इसमें 11,000 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैंने 1200 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के करा दिए हैं और पॉलिटी के लगभग 800 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक, 400-500 क्वेश्चन और होंगे जो हम देखेंगे 2 वीडियो में, यानी आज लगभग 350 क्वेश्चन के आसपास हैं। उसके बाद फिर जो एक वीडियो आएगी उसमें 100-150 क्वेश्चन 200 होंगे, वो देख लेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आज मैंने 5 टॉपिक लिए हैं। देखिए 8 टॉपिक बचे थे मेरे, तो मैंने 5 टॉपिक ले लिए, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाती, क्योंकि कल की वीडियो आप लोग देखे ही नहीं, जबकि उसमें ट्रिक बहुत सारी बताई थी। बहुत मेहनत किया था लेकिन उसके बाद नहीं देखे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। इसमें न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है, केंद्र संबंध है, स्थानीय स्वशासन और अपार, यानी इतने टॉपिक जो है हमने ले लिए हैं। अब बाकी बचे के थे तो 3 टॉपिक ये हमारे बचे हैं, ये हम कल वाली वीडियो में करा देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं। देखिए यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था यानी जो न्यायपालिका के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका है। तो मैंने बताया था कि संघ की बात किस में है, 5 में है, राज्य की बात 6 में है। तो जहाँ पे संघ की बात आएगी तो हम 6 लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है और बना कब था, तो 1774 में। स्थापना यानी कब हुई, 74 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक, न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए, तो 10 वर्षों तक। कितने, 10 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए हुए हैं, तो आर्टिकल है 124 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ है, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ। शायद अब की बार पेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि अपीलीय प्रणाली के अनुसार जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किस न्यायालय में अपील कर सकता है। तो देखिए, अगर जिला से असंतुष्ट है तो उच्च न्यायालय में जाएगा, और उच्च न्यायालय से असंतुष्ट है तो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, ये हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए ये वृद्धि कर सकता है जो शक्ति इस संसद के पास है। अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी, तो 34 है। कितनी है, 34। 33 + 1 यानी 1 कौन है, सीजीआई है। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श पर की जाएगी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, तो वर्ष 1993 था। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, ये वेतन का जो निर्धारण होता है ये संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा इनका वेतन का निर्धारण किया जाता है। अगला, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको अपने पद से त्यागपत्र लिखकर दे सकता है, तो राष्ट्रपति को। अगला है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरा किस अधिनियम में दिए गए हैं, तो ये अधिनियम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायाधीश अधिनियम 1968। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है, तो ये जो जारी करेंगे ना, ये कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति जो है करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रावधान मतलब इनका कहाँ है, तो आर्टिकल 126 में है। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन, देख लीजिए मूल अधिकार की बात कर रहा है, किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय मुकदमा कर सकता है, तो आर्टिकल 132 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है कि निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं, तो ये कौन से वो व्यक्ति हैं, तो ये है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT, ठीक, देखिए सेंट्रल
मजिस्ट्रेशन और ट्रिब्यूनल के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी सकती है। तो 323A। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो अंतिम पूछा है तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है, तो ये है उच्चतम न्यायालय में। कहाँ है, उच्चतम न्यायालय में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो देखिए ये संविधान का आर्टिकल है 127 है। कितना है, 127। अगला है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो ये प्रस्तुत किया जाता है उच्चतम न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये कहाँ इस मतलब जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से की गई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से की गई। अगला है भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है, तो भारत में जो न्यायिक सक्रियता है वो जनहित याचिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पीआई का पूरा नाम क्या है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसे ही जनहित याचिका कहते हैं, ठीक। अगला है भारत में सुधारात्मक याचिका न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जाती है, तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 142 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी, तो यह आर्टिकल कौन सा है, 348 है। अगला है सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल कौन सा होगा, किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो, तो भारत में संविधान की मूल ढांचा या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत के स्रोत हैं, तो देखिए ये क्या है, तो न्यायिक व्याख्या है। अगला भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है किस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है, तो उच्चतम न्यायालय, यानी अगर ये लास्ट है इस पे आप अपील नहीं करेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, तो ये आर्टिकल वो कौन सा हो जाएगा, मूल अधिकारियों का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया हुआ है, तो केशवानंद भारती केस। अगला है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है या कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 5। कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 5 होनी चाहिए। अगला है कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ, तो देखिए यहाँ उच्च न्यायालय की बात करता, राज्य की तो किस में आ जाएंगे हम, 6 में आ जाएंगे, तो भाग कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। देखिए ये लगाइएगा क्योंकि इसे ये 4 है, भाग क्या है, 4 है और ये 6 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्योंकि एक बार गलती हो गई थी मुझसे भी, तो थोड़ा मतलब ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई 1861 में। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 62 में हुई थी। नहीं सॉरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 66 में हुई थी। कब हुई थी, 66 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये आर्टिकल कौन सा है, 214 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका बना उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली, आपने सुना होगा दिल्ली हाई कोर्ट अभी जजमेंट जारी किया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो आर्टिकल 217 में है। अगला, हरियाणा में पहली स्थायी
लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 अगस्त 1998 में। अगला है अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है उच्च न्यायालय में। कहाँ की जाती है? उच्च न्यायालय में। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 80 प्लस क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये टॉपिक लंबा, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक आ जाएंगे, ठीक। और देखिए, जो लोग कल वीडियो ना देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देखिए। यार देखिए, मोरल डाउन हो जाता है जब नहीं देखते आप। उसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई, बहुत सारा रिलेट किया और बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा मतलब सपोर्ट करते रहिए यार। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन लिखा कि देश में प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है उच्च न्यायालय में। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी है? तो इनकी देखिए 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है? तो देखिए, ये जो करेगा 2 वर्ष के लिए। कितने? 2 वर्ष के लिए। और देखिए, इसमें जो है, जैसे ये टॉपिक है हमारा, तो इसमें राज्य के भी हैं और स्टेट के, यानी हम उच्च न्यायालय की भी बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय की भी बात करते हैं। इसीलिए इसमें 80 क्वेश्चन दिए हैं, यानी जो 40 प्लस क्वेश्चन हैं वो उसके हो जाएंगे उच्चतम न्यायालय के, यानी सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद 40 क्वेश्चन जो बचे हैं वो उच्च न्यायालय के, यानी इसी में सब कवर हो जाएगा पूरा, चाहे वो राज्य का हो या संघ का हो। इसीलिए जो है इसमें 80 क्वेश्चन प्लस दिए हुए हैं, ठीक। ये चीज़ है, नहीं तो अलग अलग होता तो दो टॉपिक बना देते वो। अगला क्वेश्चन है कि 53 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो देखिए, इनको जो वेतन मिलता है वो 2.5 लाख से, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी नीति पर भारित होते हैं? तो ऑब्वियसली कि राज्य से संबंधित है तो राज्य की संचित निधि से भारित होंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष। अगला, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो देखिए, भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं अमरावती बनने के बाद। अगला है कि जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन सा है? तो देखिए, जिले का सबसे बड़ा जो दीवानी न्यायालय है ना, जिला जज का न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो देखिए, 2013 में जो है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इसमें स्थापित किए गए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जो आंध्र प्रदेश में बना है। अगला क्वेश्चन है कि जिले में उच्चतम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, जिले में उच्चतम न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश होता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो ये जो पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से दी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो ये उच्च न्यायालय कौन सा था? केरल था। कौन सा? केरल उच्च न्यायालय। अगला है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए पहली महिला कौन है? तो देखिए, पहली महिला लीला सेठ है। कौन? लीला सेठ। अगला है, नवंबर 2023 में, अगला क्वेश्चन दिया है कि नवंबर 2023 में भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया अमरावती में, अभी जो मैं ऊपर बता रहा था। अगला, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। एक मिनट दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, 66 नंबर जो क्वेश्चन है, लिखा है कि उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो देखिए, उच्च न्यायपालिका की बात कर रहा है, तो इसमें जो कौन थी? फातिमा बीवी, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार ये कौन सा हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को है। किसे है? भारत के राष्ट्रपति को। अगला है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो देखिए, ये थी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिकता के अधीन आता है? तो ये किस में आएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा।
अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका एक क्षेत्राधिकार है? तो ये कोलकाता का है। ठीक, क्योंकि बंगाल की खाड़ी, मान लीजिए यहाँ अंडमान निकोबार है तो ये यहीं पे कोलकाता पे आ जाएगा, समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो सीधी सी बात है, किसी बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जो है हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वित्त आयोग के किसी अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। ये किसने कहा था? तो देखिए, ये जो कहे थे ये थे न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना। कौन? न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? तो अभी बताया था केरल। किसने? केरल ने की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो देखिए, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के समक्ष दायर की जाती है, तो ये जो है उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत किसके परिवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र है? तो मौलिक अधिकार के लिए है। अगला है कि अधीनस्थ न्यायालय के संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 233 से 237 तक में है। अगला है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है 233 में। अगला क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो करते हैं वो उच्च न्यायालय की सलाह से राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा की जाती है। तो ये अन्य व्यक्ति की नियुक्ति भारत राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 जो है इसमें जितने क्वेश्चन थे वो सारे हमारे जो है कंप्लीट हुए। इसमें कितने क्वेश्चन थे? तो देखिए 81 जो क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? तो निर्वाचन आयोग एवं दलीय व्यवस्था है। देख लेते तो दोस्तों जो है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? तो देखिए 25 जनवरी और 1950 को की गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसलिए 25 जनवरी को क्या मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो सीधी सी बात है, राज्य की जो है राज्यपाल करेंगे। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के प्रावधान दिए गए हैं? तो 324 में दिए हैं। किस में दिए हैं? 324 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये है निर्वाचन आयोग की। अगला, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। कौन? मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त किए गए थे? तो देखिए पहली बार था, कब किए गए थे? तो 1989 61वां संविधान संशोधन, जब जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष उम्र की गई थी चुनाव देने की, उसी समय ये भी किया गया था। समझ कि नहीं? आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 21 से 18 कर दी गई? तो अभी जो होता है 1989। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? तो ये किस वर्ष किया गया? तो मतलब कहाँ किया गया? तो केरल में किया गया। अगला है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रतिमाह कितना वेतन होता है? तो देखिए, जितना जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है उतना होता है 2.5 लाख रुपये। अगला है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो जितना उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को दिया जाता है उतना। ये कितना है? 2,25,000। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वी.एस. रमा देवी थी, और ये भी पीसीएस में पूछा गया था 2021-22 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए, राज्य में जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है?
तो देखो, चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन, तारीखें तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना। अगला है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन। ये जो है निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, ठीक, ये पार्टी करता है। अगला है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। कब हुई? 1906 ढाका में हुई थी। आगा खान ने किया था। अगला है निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या है? तो सीईसी का अर्थ है चीफ इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो है सी हो जाएगा। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार, क्योंकि चुनाव होगा तो पूछे जा सकते हैं। अगला है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकते हैं संसद के दोनों सदन। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये कमल है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो देखिए दोस्तों, ये हुए थे 1951-52 में। कब हुए? 1951-52 में हुए थे। अगला क्वेश्चन यह है कि नोटा या नोटा है, नोट नहीं है, नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया? तो ये किया गया 2013 में। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो इसमें से स्थानीय निकाय हैं, ये जो है नहीं कराता चुनाव आयोग। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनका सबका चुनाव कराता है, लेकिन स्थानीय जो है ये राज्य कराता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला है राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग, यानी भारत के निर्वाचन आयोग करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो ये करते हैं जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो ये निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो देखिए, ये कैसा अधिकार है? ये है संवैधानिक अधिकार है। अगला है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई। तो अभी ऊपर बताया 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो वयस्क मताधिकार 326 में। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित है। तो देखते हैं किसमें है। देखिए, ये दिया हुआ अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? तो ये जो संस्करण है ना, ये है M3। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो 1989 में बनाया गया। कब बनाएगा? 1989 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा कथन तथ्यों पर ध्यान दीजिए, कौन सा सही है, ये बताइए। तो देखिए, भारत में प्रथम मुख्य सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला रमा देवी। तो सही है आपका, दोनों सही हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मतलब सी हो जाएगा। ए और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? तो ये है जनता दल ने। अगला है भारत राष्ट्रीय मतदाता, तो अभी ऊपर बताया था 25 जनवरी, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। अगला है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी हो गई? पहले 21 थी, अब कितनी हो गई? 18 हो गई। किसके समय में हुई थी? तो राजीव गांधी के समय में हुई थी। अगला है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो ये बनी थी 78 में। कब बनी? 78 यानी 77 में बनी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं या सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? तो देखते हैं ये किसने की। तो ये किए थे, मतलब ऑप्शन नंबर इनका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1900 जो मतलब अलग जो है सांप्रदायिक निर्वाचन, आपने सुना होगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, तो 1909 का एक्ट था, ठीक। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो लोकतंत्र में करते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किस राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो ये उपचुनाव कहा जाता है। क्या? उपचुनाव। अगला है भारत में लोकसभा चुनाव
कौन आयोजित करता है? तो भारत में कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। अगला है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई, तो ये कब की? 1984 को। अगला है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया, ये चुनाव आयोग करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो ये कौन करते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल हो, कम से कम 4 राज्यों में उसकी सरकार हो, या मतलब 4 राज्यों में जीते। अगला, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो ये मान्य जो होता है, ये कौन सी स्थिति है? जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। अगला है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र नाथ राय। अगला, शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो खूब नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 12 में किया गया, 2012 में। अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी तिथि थी? वो तिथि थी 15 फरवरी 1985। अगला है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों का विचार कीजिए, उन्हें अपनी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले तेलुगु, फिर बहुजन, उसके बाद समाजवादी, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 60 ही क्वेश्चन है, इसमें 2-3 बचे, देख लेते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इनका जो क्या है, पंजा है, हाथ का पंजा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो ये देखिए 1925 में हुआ। कब हुआ? 1925 में। अगला है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो देखिए ये बहुत मतलब राष्ट्रवादी, सॉरी ये राष्ट्रीय नहीं, क्या है, राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये जो स्थापना हुई 1999 में है। और मतलब कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885, 28 दिसंबर 1885 को वो कांग्रेस की है। ठीक, राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये राष्ट्रवादी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसके जो प्रथम अध्यक्ष है AB वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इनका गठन हुआ था 1885 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो ये कौन सा दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। अगला है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे श्री राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर हमारा आ जाएगा केंद्र राज्य संबंध। कौन सा है? केंद्र राज्य संबंध है। इसमें दिया है कि केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? तो मैंने बताया था केंद्र राज्य संबंध यानी इन दोनों का संबंध जो बनेगा, तो ये कौन सी अनुसूची हो जाएगी? पहली अनुसूची हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिस्ट आएगी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो देखिए इसमें जो रक्षा है ना, वो केंद्र का है। किसका है? केंद्र का है। भाई आर्मी किसकी है? केंद्र की है। अगला, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, तो यानी एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित है इसमें से? तो देखिए इसमें से चारों सम्मिलित हैं, यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, यानी 1, 2, 3, 4 सारे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है, वर्तमान निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं? गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संवैधानिक या संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो देखते हैं, ये हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 245 और 46। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध विधायी शक्तियाँ दर्शाई गई? तो मैंने कहा 1, 1, 11, यानी ये दोनों लोग मिलेंगे तो 11 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं
वो कौन सा है? तो समवर्ती सूची है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो केंद्र राज्य संबंध दोनों सरकारों को। अगला, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अगला है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा? तो ये है 1 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो 263 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है, तो ये कब की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है, ये किसके द्वारा? संसदीय कानून के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ, तो ये कब हुआ? अगस्त 1995 में हुआ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी आयोग का सदस्य था? तो इसमें थे SR सेन। कौन थे? डॉक्टर SR सेन थे। अगला है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो कल ही मैंने बताया, केंद्र राज्य संबंध, यानी दोनों जगह सरकार है तो सरकारी आयोग। अगला, किस आयोग ने स्थायी अंतर राज्यीय परिषद को अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया था? तो सरकारी आयोग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो हमारे ख्याल से तो इसमें भी सरकारी आयोग हो जाना चाहिए। ठीक, लेकिन देख लेते हैं। देखिए, पीछे 2021 में ही क्वेश्चन आया है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ। देख लेते हैं, 1 मिनट। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही है। देखिए, सरकारी ही आयोग है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। 1 मिनट। देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं। अगला है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें से देखिए, कौन संबंधित नहीं है संघ राज्य क्षेत्र से? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का वितरण करता है? तो इसमें देखिए, केंद्र राज्य संबंधों का वितरण भाग 12 करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 270 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया होगा कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब इनकी संख्या कितनी है? यानी अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो 100 है। कितनी है? 100। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब इनकी संख्या कितनी बची? जो 66 से कितनी हो गई? 61 हो गई। अगला है, समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब कितनी हो गई? तो 52, यानी 5 जुड़ गए। अगला है कि क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, इसमें से राज्य सूची में सम्मिलित शिक्षा नहीं है, शिक्षा समवर्ती है, यानी केंद्र और राज्य दोनों है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा है। कौन सा है? शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया, तो वर्ण लाया गया। जैसे वन्य जीव, शिक्षा, मापतौल, ये सब समवर्ती सूची में शामिल किए गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो इसमें से राज्य सूची का जो विषय नहीं है वो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची का विषय है? तो देखिए, संघ सूची का विषय सीमा कर है, तो सीमा कर है। सही है। देखिए, सीमा कर क्योंकि संघ ही के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है? तो इसका विवाद का कारण रहा राज्यपाल का पद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? तो ये थे सोराबजी आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितनी समयावधि के भीतर निपटाने की कोशिश की थी? तो ये थी 8 माह। कितनी? 8 माह। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी देखिए, इसमें 8 माह नहीं होगा, 6 माह होगा। कितना होगा? 6 माह होगा। ठीक, ये करेक्ट कर लीजिएगा। कितना होगा? 6 माह होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये किए थे 1988 को। कब किए थे? 1988। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए
राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है। तो देखिए संसद कानून बना सकती है, ये आर्टिकल किसमें है, 249 में है। अगला, संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो ये आते हैं राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय जो है, पंचायती राज विषय जो है कौन सा है? तो देखिए ये राज्य सूची में आता है। पंचायती राज विषय किस में आएगा? राज्य सूची में। अगला, निम्नलिखित में से किस एक राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राज्य मन्नार समिति की नियुक्ति की थी? तो ये कौन सा था? ये थे तमिलनाडु सरकार। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ये संवैधानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक संस्था है, ये जो है इसमें लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए रोक के आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा फिर। अगला, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो यह 6 में, किसमें है? सी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों देखिए एक चैप्टर और हम देख लेते हैं जल्दी से, स्थानीय स्वशासन देख लेंगे, बाकी जो चैप्टर बचेंगे वो कल हम देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक। और देखिए वीडियो कंप्लीट यार देखा करिए, क्योंकि मेहनत करता हूँ इसीलिए तो मोटिवेशन जो है डाउन होने लगता कभी कभी, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ सब करो तो देख लिया करिए, ठीक। देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को। अगला, स्थानीय स्वशासन की मतलब सर्वोत्तम व्याख्या यह की जाती है कि यह एक प्रयोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने की समिति का नाम क्या है? तो देखिए मान्यता की बात कर रहा है, त्रिस्तरीय की तो बात वो किए थे बलवंत राय मेहता समिति, ये संबंधित सारी समितियां हैं, लेकिन इसमें जो बात करेगा संवैधानिक की वो करते हैं एलन सिंघवी समिति, एलन सिंघवी समिति। अगला क्वेश्चन है कि इसे मिलान कीजिए। तो देखिए 4 नंबर जो है इसे हमें मिलान करना है। तो देखिए BR मेहता समिति हमें पता है कि जो है ये 57 में आई थी। कब? 57 में आई थी। और तो ऑप्शन नंबर देखिए, अगर एक पता है सी का क्या है पहला, तो देख लेते सी का पहला कौन सा। तो देखिए सी का पहला क्या है? डी है। अब हम देखते हैं ऊपर, देखिए इसमें पीके थुंगन 1988 में था, और जो है बी नंबर क्वेश्चन अशोक में था 77 में, एलन सिंघवी 86 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए व्यवस्थित करते हैं, 5 नंबर का क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें व्यवस्थित करना, तो पहली कौन सी हो जाएंगी? BR मेहता समिति पहले, उसके बाद अशोक समिति आई दूसरे पे। तो देखते 3 और 4 किस में है? तो देखिए 3 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो संघ सूची और राज्य सूची, यानी इसमें संघ और देखिए 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? अगर यहाँ देखें ऑप्शन के हिसाब से, तो देखिए संघ और राज्य विधानमंडल, और लिखा राज्य विधानमंडल और पंचायत। तो देखिए ये ज़्यादा उपयुक्त क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, SSC में पूछा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 243 ZD है। अगला है कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती गठन नहीं की जा सकती, 20 लाख से नीचे नहीं की जा सकती। अगला कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षित स्थानों या सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D, देखिए आरक्षण डी से सहाय डी में किया गया है, या आरक्षण अनुच्छेद 200, देखिए ये जो है गलत है, ये सही है, आरक्षण के डी में होगा, कहाँ होगा? डी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ज़्यादा नहीं है, 35 क्वेश्चन है, 10 पे आ ही गए हैं। अगला, पंचायती राज विषय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये एक राज्य सूची है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए ये क्या होगा? सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? तो है MK गांधी। अगला क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य
पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये 10 आते हैं। कितने, 10। अगला, पंचायतों के द्वारा कौन कर वसूला जाता है, तो पंचायतों के द्वारा स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। अगला, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है, तो इसका अभिप्राय है ग्राम स्तर में पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। अगला क्वेश्चन है कि जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं, तो ये होते हैं 20 और 5। अगला क्वेश्चन है पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए 50% SC और ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक, उसके बाद जो है अगला दिया हुआ है कि ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं, या मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होती, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक, मध्यवर्ती स्तर पर केवल जो है एक पंचायत होगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाली सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है, तो ये किसमें निहित होता है, राज्य निर्वाचन आयोग में। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो देखिए ये आर्टिकल 243 के। अगला क्वेश्चन दिया हो कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है कि स्वायत्त शासित जिला परिषद के निर्वाचन सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो ये कौन सा कथन सही है, निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन यह है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में नहीं लागू होगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं लागू होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता या अधिकार की लोक अदालतों का आयोजन नहीं कर सकती है, तो ये पंचायत समितियां नहीं कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 243C किससे संबंधित है, इसमें पूछा है कि अनुच्छेद 243C का संबंध किससे है, तो पंचायतों की संरचना। देखिए संरचना यानी सी, थोड़ा देखिए ऐसे रिलेट करना, आरक्षण यानी डी, समझे कि नहीं, तो थोड़ा सा मतलब रिलेट करेंगे तब समझ में आएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं, तो पंचायती राज में थी, अब तो लोकसभा विधानसभा में हुई हो गई, तो अब क्वेश्चन अलग लेवल का आएगा। अगला, भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने का वाला पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, और नागौर से स्टार्ट होता है। अगला है कि अगर पंचायत स्थगित हो जाए तो चुनाव कब होने आवश्यक है, तो 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था, तो ये मद्रास नगर निगम था। अगला है भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं, तो ये कौन से हैं, चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से होती है, तो ये किससे होती है। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है वैधानिक जो शुरुआत होती है ये किससे होती है, तो ये बिल कौन सा है, 64वां, कौन सा, 64वें बिल से होती है। पारित नहीं हो चुका अलग बात है। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो ये 73वां है, कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक रहेगा, यानी अपने प्रथम अधिवेशन से निर्धारित तिथि तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही होगा, इसमें है कि पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, ये सही है। शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको प्राप्त है, तो ये प्राप्त है राज्य के गवर्नर को। किसे, राज्य के गवर्नर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने इतने 4 टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे 4 टॉपिक बचे हैं जो हम कल देखेंगे। आप वीडियो देखते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।